नमस्कार, वक्त हो चला राष्ट्रपति का। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। आज चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद ये दूसरा मौका है जब पीएम मोदी उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं। वो ऋषिकेश के आईडीपीएल खेल मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। पीएम ने कहा कि कांग्रेस विकास और विरासत की विरोधी है। कांग्रेस ने प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं। ये कांग्रेस ही है जिसने पहले राम मंदिर का विरोध किया था, अदालत के काम में भी रुकावटें डाली, लेकिन राम मंदिर बनाने वालों ने उनके सारे गुनाह माफ कर घर जाकर निमंत्रण भी दिया, लेकिन उन्होंने इस मौके का भी तिरस्कार कर दिया। हिंदू धर्म में जो शक्ति है इस कुरीति का नाश करेगी। पीएम मोदी ने सख्त लहजे में कांग्रेस पर जमकर वार किया है। भाजपा सरकार लोगों के हक का पैसा सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर रहा है। उत्तराखंड के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का 2,600 करोड़ रुपए से अधिक उनके खाते में जमा हो चुके हैं। कांग्रेस की सरकार होती तो ये सब कुछ लूट जाता। ये लूट मोदी ने बंद की है और इसलिए मोदी पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है और इसलिए कुछ भी बोलते जा रहे हैं। और जब मैं कहता हूं, जब मोदी कह रहा है भ्रष्टाचार हटाओ, तो वो कह रहे हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। विकास और विरासत दोनों की विरोधी है। उत्तराखंड का कोई निवासी ये नहीं भूल सकता कि कांग्रेस ने प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं। ये कांग्रेस ही है जिसने पहले राम मंदिर का विरोध किया। जितने अड़ंगे डाल सकते थे डाले, अदालत में भी रुकावटें करने की कोशिश की, लेकिन राम मंदिर बनाने वालों ने कांग्रेस के सारे गुनाह माफ करके उनके घर जाकर के उनको निमंत्रण दिया। लेकिन इनका दिमाग कैसा है पता नहीं। घर जाकर के निमंत्रण दिया गया था, प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा का अवसर था, उन्होंने उसका भी बहिष्कार कर दिया। और अब तो कांग्रेस ने प्रण लिया है, सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि हिंदू धर्म में जो शक्ति है उसका विनाश करेंगे। ये कांग्रेस शक्ति स्वरूपा मां धारी देवी, मां चंद्रबदनी, मां ज्वालपा देवी की शक्ति को खत्म करना चाहती है। उत्तराखंड की आस्था को तबाह करने की जो साजिशें चल रही है, उसमें कांग्रेस की ये बातें आग में घी का काम करेगी। उत्तराखंड की संस्कृति की रक्षा करना हम सभी का दायित्व है। पीएम मोदी की पीलीभीत जनसभा के मंच पर पीएम मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ऐसा आखिर क्या कर दिया था जो चर्चा का विषय बना हुआ है। यही नहीं, इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। खासतौर से विपक्ष ने इस वाकये के वीडियो को गलत तथ्यों के साथ वायरल किया था। हालांकि बाद में जब सच्चाई का पता चला तो सब आश्चर्यचकित रह गए। दरअसल 9 अप्रैल को पीएम मोदी की पीलीभीत में जनसभा थी। इसमें सीएम योगी भी मंच पर सीएम के साथ मौजूद थे। अचानक सीएम उठे और अपनी कुर्सी को पीछे करने लगे। इस पर पीएम मोदी ने उनका हाथ पकड़ लिया। इसके बाद पीएम उनके सामने से निकलकर चले गए।
इस घटना का वीडियो काफी वायरल हुआ था और तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर वास्तव में ऐसा क्या हुआ था कि पीलीभीत की जनसभा में मंच पर पीएम और सीएम साथ ही बैठे हुए थे। जब जनसभा को संबोधित करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम पुकारा गया तो वो अपनी कुर्सी से उठे और उसे पीछे कर यानी कुर्सी को पीछे करके वो भाषण देने के लिए दूसरी तरफ से जाने लगे। इस पर पीएम मोदी ने उनका हाथ पकड़ लिया और सामने से ही जाने के लिए कहा, जबकि सीएम योगी मंच पर बैठे लोगों के पीछे से जाना चाह रहे थे। उनका मकसद था कि पीएम के सामने से उनको ना जाना पड़े, क्योंकि मुख्य अतिथि के सामने से निकलकर वो उनका अनादर नहीं करना चाह रहे थे। तो इस तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पीएम मोदी योगी एक साथ मंच पर बैठे हुए थे और उसके बाद योगी जब पीछे से जाने लगे भाषण देने के लिए तो पीएम मोदी ने उनका हाथ पकड़ा और कहा कि नहीं, आप सामने से ही जाइए। तो ये वीडियो बेहद चर्चा में है। बढ़ेंगे अगली रिपोर्ट की ओर। लोकसभा इलेक्शन के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से विरोधी एक दूसरे पर सियासी वार पलटवार करते नजर आए, लेकिन जैसे ही रमजान का पाक महीना मुकम्मल हुआ तो आज देश भर में ईद मनाई जा रही है। इसी तरीके से यूपी में भी ईद उल फितर को लेकर जश्न का माहौल नजर आया, लेकिन सबसे खास तस्वीर दिखी राजधानी लखनऊ में, जहां ऐशबाग ईदगाह पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट अजय राय एक मंच पर ईद की खुशियां साझा करते नजर आए। साथ ही लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। फिर अखिलेश ने ब्रजेश पाठक से हाथ मिलाया। वहीं अयोध्या के राम मंदिर में मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास और बाबरी के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी जब गले मिले तो गंगा जमुनी तहजीब की झलक एक बार फिर नजर आई। आज सुबह यूपी में करीब 29,439 मस्जिदों और 3865 ईदगाहों में ईद की नमाज पढ़ी गई। तो देखिए, ईद और सलमान खान का कनेक्शन काफी पुराना है। हर साल ईद के मौके पर सलमान खान सिनेमा घरों में अपनी फिल्म रिलीज करते हैं। हालांकि इस साल ईद पर उनकी कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई। ऐसे में लोग उनकी एक झलक पाने के लिए गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर आकर खड़े हो गए। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सलमान खान के फैंस की भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि यातायात बाधित होने लगा था। काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब सलमान खान बाहर नहीं आए तब उनके फैंस बेचैन हो गए। वो उनके घर के बाहर हंगामा भी करने लगे। ऐसे में पुलिस को सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर लाठी चार्ज तक करना पड़ा। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर मची भगदड़ सामने आई है और इसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक पुलिसकर्मी लोगों को लाठियों से मारता पीटता हुआ नजर आ रहा है। वहीं फैंस इस पूरी घटना में घायल भी बताए जा रहे हैं। तो चुनावी माहौल बेहद टाइट है और उससे पहले एक एक सीट को लेकर रस्साकशी बरकरार है। बीजेपी ने जहां यूपी की 70 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर दिया तो वहीं बाकी की खासकर 2 सीट्स पर पेंच फंसा हुआ है। कैसरगंज और रायबरेली की सीट्स पर दावेदारों और उनके पैरोकारों की सांसें मानो अटकी हुई हैं। रिपोर्ट देखिए। बीते साल ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के आरोप का अंजाम है कि कद्दावर नेता और 6 बार के भाजपाई सांसद को टिकट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है और इंतजार बीजेपी की 10वीं सूची जारी होने के बाद भी बरकरार है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने सारे प्रत्याशियों को उतार दिया है और इस बार बीजेपी ने 10वीं सूची जारी की है। आपको बता दें कि पहली सूची में 51, दूसरी सूची में 12 प्रत्याशी और तीसरी सूची में 7 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो बीजेपी ने अपने 70 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। और वहीं अगर सहयोगी दलों की बात करें तो सहयोगी दलों की सीटों को छोड़कर बीजेपी 70 प्रत्याशियों को अपने मैदान में उतारा है। 5 प्रत्याशियों को अभी मैदान में उतारना बाकी है। इनमें अवध क्षेत्र की 2 हाई प्रोफाइल सीटें भी हैं। अव्वल कैसरगंज, दूसरी रायबरेली। दोनों ही सीटों पर कयासबाजी और रणनीति के अपने अपने दावे हैं। खास बात यह है कि भाजपा के शीर्ष नेताओं में सहमति पर अंतिम चर्चा होनी शेष है। लोकसभा क्षेत्रों में दावेदारों के पैरोकारों ने आखिरी क्षण तक उम्मीद लगा रखी है। हालांकि कैसरगंज से मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है।
दिल्ली से वापस लौटने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह पूरी तरह से आश्वस्त थे कि आने वाली सूची में उनका नाम कैसरगंज से जरूर होगा, लेकिन तरबगंज से प्रेम नारायण पांडे और करनैलगंज से अजय सिंह की मजबूत दावेदारी की वजह से उनका टिकट काट दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने नहीं चाहती कि ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट दिया जाए, क्योंकि अगर टिकट दिया जाता है तो पहलवानों के जले पर नमक छिड़कने जैसा काम होगा। वहीं विरोधी पार्टियां जो है चुनाव प्रचार में इसका भरपूर उपयोग करेंगी, उसका फायदा उठाएंगी। इसी वजह से ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया गया। सपा और बसपा ने भी यहां से अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। ये दोनों दल भाजपा की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। उधर रायबरेली में कांग्रेस से इस बार सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने राजस्थान से राज्यसभा जाकर ये संकेत पहले ही दे दिया था। उनकी जगह पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम सबसे ऊपर है, जबकि भाजपा की ओर से राज्य मंत्री दिनेश सिंह और ऊंचाहार से विधायक मनोज कुमार पांडे के नाम शामिल हैं। बीते लोकसभा चुनाव की बात करें तो कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह को मिली थी जीत। तब सपा से समझौते के तहत बसपा के खाते में सीट गई थी। वहीं बसपा प्रत्याशी चंद्रदेव राम यादव को हार का मुंह देखना पड़ा था। बात करें अगर रायबरेली सीट की तो यहां से सोनिया गांधी सांसद चुनी गई थी। तब बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह उपविजेता घोषित हुए थे। सपा और कांग्रेस में गठबंधन होने पर कैसरगंज सपा के खाते में गई है, जबकि रायबरेली की सीट कांग्रेस के पास है। देवी पाटन मंडल की कैसरगंज सीट और लखनऊ मंडल के रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में 5वें चरण में वोटिंग होनी है, जहां 26 अप्रैल से नामांकन शुरू होगा। इलेक्शन डेस्क, प्राइम टीवी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी के चुनावी मैदान में 12 अप्रैल से पूरी तरीके से उतर जाएंगे। इस दिन उनके चुनावी अभियान की शुरुआत पीलीभीत से होने वाली है। सपाइयों ने पीलीभीत में अखिलेश की जनसभा की तैयारियां शुरू कर दी हैं और ये करीब करीब अंतिम चरण में भी पहुंच गई हैं। पीलीभीत के बाद अखिलेश 13 अप्रैल को बिजनौर और नगीना में चुनावी रैली करेंगे। तय हुआ है कि हर चरण में सपा कांग्रेस की संयुक्त रैलियां होंगी और साथ ही साथ उसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव अवश्य शामिल होंगे। इसके अलावा अखिलेश और राहुल की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन पर भी सहमति बनी है। इसमें इंडिया गठबंधन के मुद्दों और भाजपा के आरोपों का समुचित जवाब दिया जाएगा। गौरतलब है कि बीते दिनों पीएम मोदी पीलीभीत में थे, वहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। पहली बार पीएम मोदी पीलीभीत पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। इसके बाद अब जब वो कल अखिलेश यादव वहां पर चुनावी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे तो जाहिर सी बात है यकीनन वहां पर अखिलेश यादव पीएम मोदी को घेरते हुए उन पर किए गए वार का पलटवार करते हुए नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मेनका गांधी ने कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं पर खूब तंज कसा है। कहा कि सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि दरअसल रॉबर्ट वाड्रा की अमेठी सीट से कथित दावेदारी की चर्चाएं तो चल रही हैं, लेकिन खुद वाड्रा ने इसको लेकर जो टिप्पणी की है उसको लेकर मेनका गांधी कह रही हैं कि दरअसल वो राजनीति में अनुभवहीन हैं। एक निजी चैनल से बातचीत में मेनका गांधी ने रॉबर्ट वाड्रा को लेकर कहा कि ये देश दामादों से आगे बढ़ चुका है। इसके अलावा उन्होंने अपनी जेठानी के बेटे यानी राहुल गांधी पर भी तंज कसते हुए कहा कि उन्हें राजनीति से ब्रेक लेना चाहिए। कांग्रेस का टिकट ठुकराकर बीजेपी ज्वाइन करने वाले रोहन गुप्ता ने कांग्रेस पार्टी पर अपमानित करने का इल्जाम लगाया है। बीजेपी की मेंबरशिप लेने के बाद रोहन ने कहा कि मैंने अपने आत्मसम्मान के लिए कांग्रेस का हाथ छोड़ा है, साथ छोड़ा है। वहां मुझे हर रोज अपमानित किया जाता था। कांग्रेस ने रोहन गुप्ता को गुजरात के अहमदाबाद उत्तर सीट से टिकट दिया था, प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उन्होंने टिकट लौटा दिया। रोहन ने 18 मार्च को ऐलान किया था कि वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। रोहन ने कांग्रेस का टिकट ये कहकर ठुकराया था कि उनके पिता नहीं चाहते कि वो कांग्रेस से चुनाव लड़ें और पिताजी की जिद पर वो झुक गए और ऐसा झुके कि न सिर्फ टिकट ठुकराया बल्कि इस्तीफा देने के बाद अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और ये तस्वीर दिखलाती हुई अमित शाह के साथ। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने भदोही से भी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। यहां से अपने मौजूदा सांसद रमेश चंद्र बिंद का टिकट काटकर निषाद पार्टी के विधायक विनोद बिंद को एनडीए ने मैदान में उतारा है। विनोद बिंद का
टिकट इसलिए दिया गया है क्योंकि लगातार निषाद पार्टी की ओर से मांग चल रही थी। ऐसे में भाजपा ने लगातार दूसरे दिन राजनीतिक विश्लेषकों को हैरान किया है। एक रोज पहले ही गाजीपुर में पारसनाथ राय को टिकट देकर सभी को चौंका दिया था, क्योंकि पारसनाथ राय ने प्रत्याशी घोषित होने पर यहां तक कहा था कि उन्होंने टिकट मांगा ही नहीं था। अब भदोही से विनोद बिंद को टिकट देकर भाजपा ने अपनी पार्टी के लोगों को मायूस किया है। वहीं निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और कैबिनेट मंत्री यूपी सरकार में वो बेहद गदगद हैं। तो राष्ट्रपति में इतना है, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर रहेगा हमारा पूरा फोकस। आपको दिखाएंगे सूबे से जुड़ी हर खबर। देखिए